हेलो बच्चों। तो बेटा इस वाले लेक्चर में मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रिक्शन के साथ हमारी चर्चा को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं बताता हूँ तुम्हें, एक शुरू ही अच्छे करते हैं, एक अच्छे सवाल से शुरू करते हैं। देखो सुनो। तो मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा ये आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये क्या है, आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ यार अपने पुराना वाला सब क्लियर कर लिया अच्छे से, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा फिर देख लो। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन था, एंगल थीटा था, और मैंने बोला कि मान लो ये कोई एम मास का डब्बा इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे मान लीजिए रखा हुआ है। ठीक है, एम मास का डब्बा यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, रखा है तो रखा रहने दो, चल रहा है मामला सही ढंग से। अच्छा, फिर क्या सवाल बोला गया, बोला गया कि इस पर जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है ना वो है म्यू। वो है क्या, म्यू। फिर क्या बोला गया, बोला गया कि दिस थीटा इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, इज ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। क्या करा गया, थीटा को धीरे धीरे इंक्रीज किया गया, ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया। ठीक भाई, मैंने कहा बहुत बढ़िया, इट इज़ ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। अच्छा, तो ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया, तो आपसे बोला गया, क्या सवाल बोला गया, सवाल बोला गया कि कमेंट ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स, कमेंट ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैं चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इस हैंडराइटिंग से परेशान ना हो। ठीक है, कमेंट ऑन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या ऑप्शन दिए गए आपको इस सवाल में, आपको ऑप्शन दिए गए। कैसे बोला गया कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, बोला इस प्रकार का होगा। ऑप्शन ए क्या हुआ, ऑप्शन ए ये हुआ कि पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। बोला पहले इंक्रीज होगा देन डिक्रीज होगा। फिर आपको बी ऑप्शन दिया गया, क्या बोला गया कि पहले डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा। फिर आपको तीसरा ऑप्शन दिया गया, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया कि कांस्टेंट रहेगा पहले तो एंड देन डिक्रीज करेगा। ये तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया कि पहले कांस्टेंट रहेगा फिर डिक्रीज करेगा। फिर चौथा ऑप्शन आपको क्या दिया गया, चौथा ऑप्शन आपको दिया गया कि पहले कांस्टेंट रहेगा एंड देन इंक्रीज करेगा। ये आपको चौथा ऑप्शन दिया गया। इसी तरह से आपको पांचवा ऑप्शन क्या दिया गया, आपको पांचवा ऑप्शन ABCDE, पांचवा ऑप्शन आपको क्या दिया गया, पांचवा ऑप्शन आपको दिया गया कि पहले डिक्रीज करेगा देन कांस्टेंट रहेगा। भाई साहब बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, बहुत सारे, EFG H, इस तरह से मैंने आपको ऑप्शन दे दिए। ठीक है, HI ऐसे ऑप्शन दे दिए। क्या क्या ऑप्शन दिए, F ऑप्शन क्या दिया कि भाई पहले इंक्रीज करेगा देन कांस्टेंट, इंक्रीज करेगा देन कांस्टेंट। ठीक है, और क्या ऑप्शन दिया आपको, और ऑप्शन दिया मान लो ऑलवेज कांस्टेंट। क्या ऑप्शन दिया, ऑलवेज कांस्टेंट। फिर ऑप्शन क्या दिया, फिर ऑप्शन दिया कि ऑलवेज डिक्रीज करेगा। फिर ऑप्शन दिया कि ऑलवेज इंक्रीज करेगा। फिर ऑप्शन दिया कि ऑलवेज इंक्रीज करेगा। मान लीजिए ये ऑप्शन मैंने आपको दे दिया इसके अंदर। ठीक है, अब सुनो ज़रा ध्यान से, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे इस सवाल को सॉल्व करना है। सुने ज़रा ध्यान से। तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या था बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स इज द रिजल्टिंग फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ द नॉर्मल एंड द फ्रिक्शन। नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। वो निकल गया एक बार, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। उसके बाद तुम बता ही देंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब मेरी बात सुनो, देखो तो नीचे लगा mg, नीचे लगा mg, और ये है नॉर्मल। ठीक है, ये है नॉर्मल, ये एंगल थीटा, तो ये mg का कॉस थीटा, mg का कॉस थीटा। और यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये है mg का साइन थीटा, ये है mg का साइन थीटा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा भाई, डब्बा फिसल के नीचे जाना चाहता है ना, तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो फ्रिक्शन लगा पीछे। अच्छा, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू इंटू एन, है ना। मतलब कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है वो कितना लगेगा, म्यू mg cos थीटा। ये मैक्सिमम है, हमेशा इतना लगेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, ये कब लगता है मैक्सिमम, जब डब्बा बिल्कुल फिसलने ही वाला है उस समय लगता है ना, एंगल ऑफ रिपोज से पहले। जब ये थीटा बेटा, अभी इस समय जो फ्रिक्शन अगर आपको बोला जाए, मैं बोलूँ कि डब्बा रेस्ट पर है, मैं बोलूँ कि डब्बा रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर कब है भाई, जब आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर है, जब आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स के बराबर है। इसका मतलब व्हेन, देख मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से, व्हेन थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, व्हेन थीटा इज लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज याद है ना, मतलब कि थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, लेस देन tan इनवर्स म्यू। उस समय फ्रिक्शन को अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगने की जरूरत ही नहीं है,
उस समय फ्रिक्शन को अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगने की ही जरूरत नहीं है। इस समय देखो फ्रिक्शन को किसके बराबर होना पड़ेगा, mg sin थीटा के बराबर होना पड़ेगा। किसके बराबर होना पड़ेगा, mg sin थीटा के बराबर होना पड़ेगा। किसको, फ्रिक्शन को। किसको, फ्रिक्शन को। तभी रुक जाएगा डब्बा आराम से। अरे तब डब्बा आराम से रुक जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है भाई? रुकना है डब्बे को तो आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पर जितना mg sin थीटा है उतना ही फ्रिक्शन लगेगा। अब वो बात अलग है कि तुम जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते चले जाओगे तो sin थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना। जैसे थीटा बढ़ता है sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो फ्रिक्शन को भी फिर धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा ताकि ये दोनों फोर्स बराबर रह सकें। और फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम लग सकता है म्यू mg cos थीटा। उसके बाद भी अगर आपने थीटा को बढ़ाया तो फिर ये नीचे फिसल जाएगा, फिर इसको फ्रिक्शन रोक नहीं सकता, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉर्मल और किसका, फ्रिक्शन के बीच का रिजल्टेंट। तो फ्रिक्शन तो ये रहा, फ्रिक्शन तो ये रहा, और नॉर्मल क्या है, नॉर्मल है mg का cos थीटा। नॉर्मल है mg का cos थीटा। अब देखो नॉर्मल है ऐसी, नॉर्मल है ऐसी और फ्रिक्शन है ऐसा, है ना, ऐसा ही है ना। देखो नॉर्मल है टेढ़ी और फ्रिक्शन ऐसा, देखो है ना, नॉर्मल ऐसे इस तरफ और फ्रिक्शन इस तरफ, है ना। देखो तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका जो बीच का रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा वो कहीं इस डायरेक्शन में आएगा, है ना। यही कॉन्टैक्ट फोर्स है। यही क्या है बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स। यही क्या है बेटा, कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना। अब सुनो, तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो आया, कॉन्टैक्ट फोर्स जो आया वो कितना आया, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब कितना, अंडर रूट क्या mg cos थीटा का स्क्वायर, अंडर रूट mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस mg sin थीटा का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो mg तो बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 1, और ये कितना बचा, सिर्फ mg। हो, इसका मतलब के जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो एंगल ऑफ रिपोज आने तक, तो कांस्टेंट रहा। अरे mg तो कांस्टेंट है ना, mg तो कांस्टेंट है। हाँ भाई बहुत बढ़िया। और जब एंगल ऑफ रिपोज अचीव कर जाता है उस समय जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, होती है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कि म्यू n, मतलब कि म्यू mg cos थीटा। और जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू तो चेंज होने से रही। नॉर्मल की वैल्यू तो कितनी है, नॉर्मल की वैल्यू तो उतनी है, कितनी, mg cos थीटा। तो अब इनका रिजल्टेंट निकालो, नया कॉन्टैक्ट फोर्स निकालो, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, उसकी बात कर रहा हूं मैं अब, ठीक है। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, तब क्या होगा, सुनो, अंडर रूट क्या आया ये, सुनो, mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस म्यू mg और cos थीटा का स्क्वायर, है ना। mg तो बाहर आ गया, अरे mg तो बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, ये बचा cos स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा भी बाहर आ जाएगा, तो ये आया mg का cos थीटा और अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये आया कॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, ये आया कॉन्टैक्ट फोर्स। अब सुनो, थीटा को जैसे तुम बढ़ाओगे, तो cos थीटा की वैल्यू घटती चली जाएगी, मतलब कि कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू भी घटती चली जाएगी। इसका मतलब क्या रिजल्ट आया कि भाई पहले तो रहा कांस्टेंट, कब तक कांस्टेंट रहा, सुनो मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से देखो, व्हेन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, व्हेन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू, तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो था ना, जो कॉन्टैक्ट फोर्स था दैट रिमेन्ड कांस्टेंट, कितना आया था, mg आया था, कितना आया था, mg आया था। एंड व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, तो फिर क्या होने लगा, कॉन्टैक्ट फोर्स जो है वो डिक्रीज होने लगा, तो मतलब पहले रहा कांस्टेंट और बाद में हो गया डिक्रीज, पहले रहा कांस्टेंट और बाद में हो गया डिक्रीज। तो मतलब कि सी ऑप्शन जो है वो एकदम सही ऑप्शन है। बस इस सवाल को करते हुए ध्यान एक ही रखना है बस कि बेटा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहे म्यू mg cos थीटा है, पर हमेशा इतना लगता नहीं है जितना रिक्वायरमेंट होती है। भाई फ्रिक्शन कौन है, फ्रिक्शन अच्छा आदमी है, ये तो दो प्यार करने वालों को साथ रखना चाहता है। तो अगर बाहर से फोर्स ही अगर कम मिल रहा है तो फ्रिक्शन क्यों ज्यादा लगाएगा, फ्रिक्शन अगर ज्यादा लग गया तो डब्बा पीछे ना भाग जाएगा, जो कि फ्रिक्शन चाहता नहीं है। तो फ्रिक्शन सिर्फ उतना लगेगा जितने की अपने को जरूरत है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ठीक है। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें, पक्की बात एकदम। अब देखो सुनो, एक और सवाल मैं तुमसे कराता हूँ, देखो तुमसे हो जाना चाहिए ये सवाल, बिल्कुल आसान सवाल है, उसके बाद मैं तुम्हें इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा फिर, ठीक है। सुनो सवाल क्या है, सवाल ऐसा है कि बोला भाई ये इंक्लाइंड प्लेन है, क्या बोला भाई ये इंक्लाइन प्लेन है और 37 डिग्री का मान लो इंक्लाइन प्लेन है, और ऐसा बोला कि भैया मान लो
कि ये 2 किलो का डब्बा है। ये कितना है बेटा? 2 किलो का डब्बा है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, 2 किलो का डब्बा है तो है, मैं क्या करूँ, ठीक है। और बोला कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है ना वो है 0.2, वो है 0.2, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है। 0.2 फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है भाई, बहुत बढ़िया। फिर क्या बोला, फिर क्या बोला, बोला इस डब्बे को ना ऊपर एक फोर्स F लगा रहे हैं, ऊपर अपन क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स F लगा रहे हैं इस डब्बे पे ऊपर की तरफ, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है F, ठीक है। सवाल सुनना, अब सवाल क्या बोला, सवाल बोला व्हाट शुड बी द रेंज, what should be the range of force F, what should be the range of force F so that the block है जो 2 kg का ब्लॉक है ना ये, so that the block will be in equilibrium, so that the block will be in equilibrium। इक्विलिब्रियम का मतलब कि मूव ना करे, ऊपर नीचे वाले फोर्स दोनों बराबर हों, ठीक है, मूव ना करे किसी भी डायरेक्शन में, उसी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ठीक है। सुनो चलो भाई बताओ कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ फोर्स F, व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ फोर्स F सो दैट द ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। चलो भाई मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ एक बार आपने वीडियो को स्टॉप करके खुद से करने का ट्राई जरूर किया होगा ना। अब मेरी बात सुनो जरा बेटा, ध्यान सुनो, इसको एनालाइज करते हैं अच्छे से। देखो तो नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन, नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन, और भाई साहब ये है अपनी नॉर्मल, ठीक है, ये है अपनी नॉर्मल, ठीक भाई। और ये है ये एंगल कितना, ये एंगल तो 37, ये एंगल तो 37, तो ये 20 का कॉस 37 मतलब कि कितना 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 ये आएगा 18 न्यूटन ना। 20 इंटू 4/5 तो 5 चौके 20, तो 4 चौके 16 है, तो 16 है, 16 न्यूटन आया ना यार, कितना आया है 16 न्यूटन, कितना आ रहा है ना, देखो जरा एक बार सुनो, तो ये आया 20 इंटू 4/5, यही है ना, तो ये आया 4 पंजे 5 चौके 20, तो आया 16 न्यूटन, कितना आया 16 न्यूटन आया। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया, तो ये आया 16 न्यूटन। देखना मैं कैलकुलेशन में कुछ गलती ना करूँ, कैलकुलेशन में गलती करूँ तो तुम अपने आप समझ जाना, ठीक है, हो जाता है क्योंकि लाइव क्लास चल रही है ना एकदम, उसमें लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है तो पता नहीं चलता उसमें कई बार। चलो आओ सुनो, तो ये हुआ 16 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में ये कितना आया, ये आया 12 न्यूटन, उसका 3/5 ना, तो ये आया 12 न्यूटन, ये आया 12 न्यूटन। अच्छा फ्रिक्शन कितना होता है, ये ऊपर नॉर्मल है ना, ये है ऊपर नॉर्मल, तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, म्यू इंटू एन, वो होती है म्यू इंटू एन। तो कितना हुआ, म्यू कितना है 0.2, और एन कितना है, नॉर्मल कितना है, वो है 16, वो है 16। तो जो फ्रिक्शन जो लग सकता है, जो फ्रिक्शन जो लग सकता है वो कितना लग सकता है, 6 दूनी 12 मतलब कि 3.2, मतलब कि 3.2 न्यूटन, कितना 3.2 न्यूटन, मतलब कि मैक्सिमम फ्रिक्शन 3.2 न्यूटन लग सकता है। देख मुझे एक बात तो समझ आ गई यहाँ से, क्लियरली मुझे ये बात समझ आई कि भाई साहब नीचे की तरफ जो फोर्स है ना वो 12 न्यूटन का फोर्स है, तो ये डब्बा पक्का नीचे खिसकेगा, ये डब्बा पक्का नीचे खिसकेगा। तो मुझे भाई साहब इसको खिसकने नहीं देना, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगाना है, फ्रिक्शन पीछे लगाना है। फ्रिक्शन तो अच्छा आदमी है ना, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। अब मेरी बात सुनो, अब बात करते हैं रेंज की। तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, जो कि मैक्सिमम कितना लग सकता है, मैक्सिमम लग सकता है 3.2 न्यूटन, मैक्सिमम कितना लग सकता है 3.2 न्यूटन। अब मेरी बात सुनो भाई, आगे फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन और पीछे फोर्स लग रहा है मान लो 3.2 न्यूटन, आगे फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन और पीछे लग रहा है 3.2 न्यूटन, तो ये फोर्स कितना हो जो कि डब्बा रुक जाए। सुनो मेरी बात सुनो, तो क्या इक्वेशन बनी, 12 = F + 3.2, तो F कितना आया, ये आया 12 - 3.2, 12 - 3.2 मतलब कि 8.8 न्यूटन। मतलब कि इस फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू है ना भाई साहब वो कितनी होनी पड़ेगी, वो 8.8 न्यूटन तो होनी पड़ेगी, नहीं तो ये डब्बा नीचे खिसक जाएगा। भाई साहब फ्रिक्शन की अकेले की औकात नहीं है इसको रोकने की, फ्रिक्शन तो पीछे सिर्फ 3.2 न्यूटन लग सकता है, फ्रिक्शन तो पीछे सिर्फ 3.2 न्यूटन लग सकता है, फ्रिक्शन की इसको अकेले रोकने की औकात नहीं है। तो कम से कम फोर्स को कितना लगना पड़ेगा, कम से कम फोर्स को लगना पड़ेगा कितना, 8.8 न्यूटन, कम से कम 8.8 न्यूटन तो इसको लगना ही पड़ेगा, नहीं तो ये डब्बा रुकने वाला नहीं है। मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अब मेरे को तो क्या करना था, मेरे को फोर्स की वैल्यू थोड़ी निकालनी थी कि भाई कम से कम कितनी लगाऊं, मेरे को तो रेंज निकालनी है, तो मिनिमम तो ये हो गया फोर्स, मिनिमम तो ये हो गया। अब मैक्सिमम की तरफ बढ़ चलते हैं, अब मेरी बात सुनना, देखो तुम्हें मजा आएगा। सुनो मैंने क्या करा, अब मैंने कहा देखिए इस फोर्स को ना बढ़ा के 10 न्यूटन कर देता हूँ, इस फोर्स को बढ़ा के 10 न्यूटन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको 10 न्यूटन करा, बढ़ा के 10 न्यूटन करा, तो फ्रिक्शन ने देखा ओए साला पीछे लग रहा है, आगे लग रहा है 12 न्यूटन, ये फोर्स हो गया बढ़ के 10 न्यूटन। तो फ्रिक्शन ने सोचा कि यार अगर मैं 3.2 न्यूटन लग गया
अगर मैं फ्रिक्शन भाई साहब अच्छा आदमी जिसको फिजिक्स आती है, फ्रिक्शन भाई साहब अच्छा आदमी जिसको फिजिक्स आती है, तो फ्रिक्शन ने क्या सोचा, फ्रिक्शन ने सोचा कि यार आगे तो ये 12 न्यूटन लग रहा है, कोई बात नहीं, पर इन्होंने ये जो बाहर का जो आदमी है जो मैं हूं, इसने बढ़ा के इस फोर्स को 10 न्यूटन कर दिया। अब अगर मैं भी मैक्सिमम लगता रहा, अब अगर मैं भी 3.2 न्यूटन लगता रहा तो ये तो पीछे खिसक जाएगा, क्योंकि 10 और 13.5 से तो 13.2 न्यूटन हो गया, तो डब्बा तो पीछे खिसक जाएगा और मैं तो खिसकाना ही नहीं चाहता। तो वो फ्रिक्शन ने क्या सोचा कि अब मैं अपनी वैल्यू कम कर देता हूं, अब मैं अपनी वैल्यू कम कर देता हूं, सो दैट अभी भी टोटल कितना रहे, 12 न्यूटन ही रहे, आगे का 12 तो पीछे का भी 12। तो जैसे ही मैंने इसको 10 न्यूटन करा ना बेटा, फ्रिक्शन जो घट के हो गया 2 न्यूटन, फ्रिक्शन घट के हो गया 2 न्यूटन। अब मेरे को तो खेल मिल गया मजेदार, मैंने कहा अब मैं फोर्स को बढ़ा के 11 न्यूटन कर देता हूं, अब मैं फोर्स को बढ़ा के 11 न्यूटन कर देता हूं। फ्रिक्शन ने फिर देखा यार ये तो 11 न्यूटन हो गया, फ्रिक्शन को लगा मैं फिर घट जाता हूं, अब फ्रिक्शन 1 हो गया, अब फ्रिक्शन 1 हो गया। फिर मैंने क्या करा, मैंने इस फोर्स को बढ़ा के 12 न्यूटन कर दिया, मैंने इस फोर्स को बढ़ा के 12 न्यूटन कर दिया। अब फ्रिक्शन बोला ले अब तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, ले अब तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है भाई, आगे भी 12 न्यूटन लग रहा है और ये फोर्स भी 12 न्यूटन लग रहा है, तो अब मेरी कोई जरूरत नहीं है। फ्रिक्शन घट के 0 हो गया, फ्रिक्शन घट के क्या हो गया बेटा, 0 हो गया, क्योंकि फ्रिक्शन की अब कोई जरूरत नहीं रह गई थी। तो फ्रिक्शन भाई साहब मजे में था, बिल्कुल शांति में था फ्रिक्शन। मैंने कहा ठीक भाई कोई दिक्कत नहीं, फ्रिक्शन घट के कितना हो गया, अब 0 हो गया। और अब मैं पीछे भी कितना फोर्स लगा रहा हूँ, 12 न्यूटन लगा रहा हूँ, और डब्बा किस में अभी, रेस्ट में। डब्बा किस में बेटा, अभी रेस्ट में। देख सुनना जरा ध्यान सुनना, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, घुचड़ मुचड़ नहीं करते। अब देखो जरा ध्यान सुनो, तो मैं बाहर से कितना फोर्स लगा रहा हूँ, अब 12 न्यूटन लगा रहा हूँ, फ्रिक्शन हो गया इस समय 0, क्योंकि फ्रिक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे को तो खेल मिल गया था ना, मैंने क्या करा भाई साहब, मैंने कहा कि अब इस फोर्स को ना बढ़ा के मैं 13 न्यूटन कर देता हूँ। फ्रिक्शन देखा वो इस साला, अब तो ये पीछे वाला फोर्स 13 न्यूटन हो गया, आगे तो 12 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब कि डब्बा तो ऊपर चढ़ जाएगा, डब्बा तो ऊपर चढ़ जाएगा। अब भाई ये तो डब्बा इसको छोड़ के निकल रहा है हमारे कंप्लेंट को। डब्बा फ्रिक्शन सोचा यार ये फोर्स तो बड़ा गंदा निकला यार, पहले तो इसको ऊपर मतलब बचा के रख रहा था, अब तो ये ऊपर खींच रहा है। फ्रिक्शन को लगा रुक साले, अभी कैसे, तो ऐसे तेरे को मैं बताता हूं अभी। फ्रिक्शन भाई साहब लगा नीचे, अब फ्रिक्शन लगा नीचे, हाँ अब फ्रिक्शन लगा नीचे। जैसे ही 13 न्यूटन हुआ तो फ्रिक्शन को लगा कि अगर ऊपर 13 है तो मुझे नीचे भी 13 करना पड़ेगा, तभी ये डब्बा रुकेगा। तो फ्रिक्शन भाई साहब नीचे लगा 1 न्यूटन, फ्रिक्शन नीचे लगा 1 न्यूटन, फिर फोर्स की वैल्यू बढ़ के हो गई 13 न्यूटन। ठीक है, अब मेरे को तो खेल मिल गया था ना, मैंने फिर इस फोर्स को बढ़ा के फिर 14 न्यूटन कर दिया, मैंने इस फोर्स को बढ़ा के 14 न्यूटन कर दिया। फ्रिक्शन बोला रुक बे अभी बता रहा हूं तुझे, फ्रिक्शन हो गया बढ़ के 2 न्यूटन, फ्रिक्शन हो गया बढ़ के 2 न्यूटन। मैंने फोर्स को क्या करा, मैंने फोर्स को बढ़ा के 15 न्यूटन कर दिया, मैंने फोर्स को बढ़ा के 15 न्यूटन कर दिया। तो फ्रिक्शन ने सोचा यार ये तो मान ही नहीं रहा यार, फ्रिक्शन ने क्या करा, अपने पीछे से बढ़ा के फोर्स को क्या कर दिया 15 न्यूटन, तो फ्रिक्शन भी बढ़ के कितना हो गया 3 न्यूटन, ताकि अब दोबारा से कैसा रहे डब्बा रेस्ट में रह जाए। मैंने फिर क्या करा, मैंने कहा चल थोड़ा थोड़ा और बढ़ाता हूँ, और मैंने इसको बढ़ा के भाई साहब कितना कर दिया, मैंने इसको बढ़ा के कर दिया 15.2 न्यूटन, मैंने बढ़ा के कर दिया 15.2 न्यूटन। फ्रिक्शन ने सोचा भाई साहब मेरे तो प्राण निकल गए, अब फ्रिक्शन भी कितना लग रहा है इस समय, फ्रिक्शन भी भाई साहब फ्रिक्शन को अगर रोकना है तो फ्रिक्शन कितना लग जाएगा इस समय, लग जाएगा 3.2 न्यूटन। कितना लग जाएगा 3.2 न्यूटन। तो ऊपर फोर्स लग रहा है अभी 15.2 न्यूटन, नीचे भी लग रहा है देखो 15.2 न्यूटन टोटल मिला के, तो अभी भी डब्बा मूव करने वाला नहीं है। पर जैसे ही मैं इस 15.2 को 15.3 कर दूंगा, अब फ्रिक्शन भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि फ्रिक्शन अब अभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर लग रहा है। तो भाई साहब मुझे पता चल गया कि फोर्स की कौन कौन सी रेंज है, वो फोर्स की रेंज है भाई साहब कितनी, 8.8 न्यूटन से और कितना 15.2 न्यूटन तक, कितनी 15.2 न्यूटन तक वो फोर्स की रेंज है ये, जिसमें ये डब्बा मूव करने वाला नहीं है। सुनो पहले तो मैं आपका फ्रिक्शन आपका साथ दे रहा था, और जैसे आप फोर्स को बढ़ाने लगे तो फ्रिक्शन भी आपके अपोजिशन में चला गया। फ्रिक्शन तो अच्छा आदमी है भाई साहब, है ना। तो देखो फोर्स की रेंज आ गई मेरे पास, है ना, इसमें कुछ रटने की आवश्यकता है, पूरा लॉजिक लगाया मैंने, सिर्फ लॉजिक लगाया। फोर्स की रेंज आ गई मेरे पास, ये क्या आ गई, फोर्स की रेंज आ गई कि भाई साहब 8.8 न्यूटन से और 15.2 न्यूटन तक ये डब्बा हिलेगा नहीं, और अगर इसे ज्यादा कर दिया तो भाई साहब ये हिल जाएगा। अब सुनो किताबों में लिखा रहता है कि रेंज ऑफ द फोर्स, किताबों में लिखा होता है रेंज ऑफ द फोर्स। सुनना अब जरा मेरी बात ध्यान से, रेंज ऑफ द फोर्स, वो बच्चे को ये फॉर्मूला रटवाते हैं, वो बच्चों को ये फॉर्मूला रटवाते हैं। देख मैंने तेरे को कोई फॉर्मूला नहीं रटवाया, तू खुद ही कर देगा। फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि रेंज क्या है भाई साहब, रेंज क्या है, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा से ज्यादा होना चाहिए वो फोर्स, और कम किससे होना चाहिए, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, प्लस म्यू mg cos थीटा। ये सुनो ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, शो मैं शॉर्ट ट्रिक से भी करके दिखा देता हूँ, सुन लो ध्यान से देखो, ये है वो ट्रिक, ठीक है, ये है वो फॉर्मूला, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, देखो फिर से वही सवाल, 37 डिग्री का एंगल, 37 डिग्री का एंगल, भाई साहब 2 किलो का डब्बा, 2 किलो का डब्बा, मेरी बात समझ आई, नीचे लगा 20, यहाँ पर लगा कितना 16, यहाँ पर लगा 12, फ्रिक्शन की मैक्सिमम, फ्रिक्शन ये लगा नॉर्मल, ये लगा नॉर्मल, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम कितनी है 3.2, कितनी है 3.2। सुनो रेंज क्या बनी, mg sin थीटा
माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, मतलब कि 12 माइनस 3.8, मतलब 3.2, 12 माइनस 3.2 से फोर्स कहाँ तक जाना चाहिए, 12 प्लस 3.2। देख क्या वही आंसर आ रहा है क्या, देख क्या वही आंसर आ रहा है क्या, देख लो सन्नाटो। 8.8 न्यूटन से फोर्स किस तक जा सकता है, 15.2 न्यूटन तक फोर्स जा सकता है। ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। पर मैं तो कहता हूँ भाई साहब ये फॉर्मूला याद करने की तुझे कोई खास आवश्यकता नहीं है। अगर तुझे लॉजिक समझ आता है, अगर तुझे फिजिक्स समझ आती है भाई साहब, तो कोई फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। मेरी बात समझ आइए ना बेटा, ये बहुत गहरी बात मैंने आपको समझाई है इस सवाल के माध्यम से। इस सवाल को ना बार बार देखना, कहीं पे भी लगे ना कि तुम अटक रहे हो, 4 बार देख डालना इस वीडियो को, पर जब तक कि समझ ना आ जाए ना बेटा आगे मत बढ़ जाना, आगे बिल्कुल भी मत बढ़ जाना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ गई है, पक्की बात एकदम, सोच ले। चलो तो मैं ऐसी आशा करता हूँ तुमको ये समझ आया होगा। एक सवाल मैं तुमको जरूर देके जाना चाहूँगा, जाने से पहले ना एक सवाल मैं तुमको देना चाहूँगा, उसके बाद तो फिर स्टाइल बदल जाती है, ठीक है। सुनो जरा, ध्यान सुनो। तो क्या सवाल बोला गया, ये सवाल बोला गया, सुनो ये सवाल तुम मुझे करके और भाई साहब भेजोगे। अगर मुझे भेजोगे ना, जो बच्चा मुझे कोई सवाल करके सॉल्व भेजेगा, मैं समझूंगा कि वही पढ़ रहा है, बाकी कोई पढ़ ही नहीं रहा, और जो नहीं पढ़ रहा उसके घर पे तो फिर फ़ोन करना ही पड़ेगा यार। ऐसे तो काम चलता ही नहीं है भाई साहब, तुम बड़े बेकार बच्चे हो यार। 5 किलो का मैंने बोला मान लो डब्बा है, और क्या है और क्या है और क्या है, 5 किलो का डब्बा है, तो मैंने बोला इसके ऊपर जो फोर्स मैंने पहले मैंने क्या बोला, देख सुन, 5 किलो का है मान लो डब्बा, ठीक है। आसान सवाल देता हूँ, तो रेंज निकालने का सवाल नहीं देता, आसान सवाल देता हूँ, सुन। मैंने बोला इससे ना, इस लाइन से 45 डिग्री का एंगल बना के, कितना, 45 डिग्री का एंगल बना के एक फोर्स लग रहा है 20√2 न्यूटन, 20√2 न्यूटन। सवाल क्या बोला गया, और यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर है फ्रिक्शन 0.4, म्यू आपको दे रखा है कितना, 0.4। सवाल क्या बोला गया, विल द ब्लॉक मूव और नॉट, विल द ब्लॉक मूव और नॉट, विल द ब्लॉक मूव और नॉट, और not. If yes, then find the acceleration. If yes, then find the acceleration. If yes, then find out the acceleration. If yes, then find out the एक्सेलरेशन। बिल्कुल परेशान होने की तो कोई बात है ही नहीं। इस फोर्स को 2 कंपोनेंट में तोड़ लोगे ना, ये आ जाएगा 20 का कॉस थीटा, ये साइन थीटा, नॉर्मल निकालो, फलाना ढिमका ना करो, आंसर आ गया। कोई परेशान होने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है ना बेटा। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, सुनना जरा ध्यान से, एक और इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनना। इस सवाल के ऊपर जानते हो, जैसे मैं कोटा में था पिछले दिनों, तो वहाँ कोटा में पता है बहुत लड़ाई होती है, टीचर्स की भी बहुत लड़ाई हुई इस सवाल के ऊपर। देखना सुनो सवाल क्या है, सवाल सुनो, बड़ा बिंदास सवाल है एकदम, सुनो। तो बोला कि इस तरह से ना दीवार है, इस तरह से दीवार है, पर आपको क्या अजम्पशन माननी है, जो जेई ने बताया ना, जो जेई ने माना फाइनली, मैं आपको वो बताता हूँ कि जेई ने क्या माना, ठीक है। सवाल सुनो पहले तो, कि ये रस्सी है, ये क्या है, रस्सी है, ठीक है, ये रस्सी है और ये डब्बा है, ठीक है, रस्सी से डब्बा बंधा हुआ है, और ये है मान लो 2 किलो का डब्बा, ये मान लो 2 किलो का डब्बा, ठीक है। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है ना धरती माता पर, वो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, वो दिया गया है 0.5, कितना दिया गया है, 0.5। और बोला गया कि आप एक फोर्स लगा के इस डब्बे को खींच रहे हो, आप एक फोर्स लगा के, मान लो कितने फोर्स लगा के, 5 न्यूटन का फोर्स लगा के आप डब्बे को खींच रहे हो। सवाल क्या बोला गया, विल द ब्लॉक मूव, अरे ऑब्वियसली मूव नहीं करेगा भाई साहब, रस्सी से बंधा हुआ है ना, पीछे रस्सी से बंधा हुआ है तो मूव करने वाला नहीं है, ठीक है। सवाल क्या बोला, सवाल बोला कि फाइंड टेंशन, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड the force of friction, and the force of friction, and the force of friction। अब सुनो क्या, on application of 5 न्यूटन फोर्स, on application of 5 न्यूटन फोर्स। अब पता है क्या डाउट क्या है बच्चे का, कि सर जब इस फोर्स को जब मैं लगाऊंगा, तो सुनो, अब मैं जो जेई ने बताया ना, मैं आपको वो बताता हूँ। सुनो जेई ने क्या माना, जेई ने ये माना कि भाई साहब जैसे ही आप इस डब्बे के ऊपर आगे फोर्स लगाओगे, तो ये डब्बे की चलने की टेंडेंसी होगी, है ना, ये डब्बा आगे चलना चाहेगा, तो उसको रोकने के लिए पहले फोर्स आएगा, पहले फ्रिक्शन आएगा पीछे, उस डब्बे को पहले रोकने के लिए क्या आएगा, पीछे फ्रिक्शन आएगा, और फिर बाद में टेंशन आएगी, और फिर बाद में टेंशन आएगी। टीचर के बीच में लड़ाई इसी चीज़ की थी, टीचर्स के बीच में ना, कि पहले टेंशन आएगी या पहले फ्रिक्शन, पहले टेंशन आएगी या पहले फ्रिक्शन। पर बेटा इस बात को तुम्हें समझना चाहिए कि रस्सी में खिंचाव तो तब आएगा ना जब ये डब्बा चलने का प्रयास करेगा, और डब्बा अगर चलने का प्रयास करेगा तो पहले फ्रिक्शन आ जाएगा, टेंशन तो बाद में आएगी। अब मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, है ना, ये क्रम है क्या, पहले फ्रिक्शन बाद में टेंशन। तो सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान सुनो। तो नीचे लगा देख फोर्स कितना लगा, 20 न्यूटन,
ठीक है, ऊपर लगा नीचे, ऊपर लगा नॉर्मल, तो नॉर्मल कितना आया, नॉर्मल आया 20 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग सकता है मैक्सिमम, कितना लग सकता है 0.5 इंटू 20, मतलब कि 10 न्यूटन लग सकता है भाई साहब, कितना लग सकता है 10 न्यूटन। और तुमने बाहर से कितना फोर्स लगा रखा है, तुमने बाहर से फोर्स लगा रखा है 5 न्यूटन, तुमने बाहर से फोर्स लगा रखा है 5 न्यूटन। तो अरे इस 5 न्यूटन को तो ये फ्रिक्शन ही खा जाएगा पूरा का पूरा, अरे इस 5 न्यूटन को तो ये फ्रिक्शन ही खा जाएगा। इसका मतलब कि रस्सी में टेंशन कुछ होगी नहीं, रस्सी में खिंचाव कुछ होगा ही नहीं। तो रस्सी में खिंचाव कितना हुआ बेटा, रस्सी में खिंचाव हुआ 0, अरे रस्सी में खिंचा हुआ 0। और फ्रिक्शन कितना आया, फ्रिक्शन कितना लगा इस समय, फ्रिक्शन कितने की जरूरत है, 5 न्यूटन की जरूरत है, कितने की जरूरत है, 5 न्यूटन की जरूरत है। अब सोचो, मान लो इसी फोर्स को बढ़ाकर, अगर मान लो सेकंड पार्ट में तुमको देता कि इसी फोर्स को बाद में बढ़ाकर और भाई साहब 15 न्यूटन कर दिया गया, या 20 न्यूटन, या मान लो 17 न्यूटन कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 17 न्यूटन कर दिया गया। इस फोर्स को बढ़ा के, इस फोर्स को बढ़ा के बाद में कितना कर दिया गया, 17 न्यूटन कर दिया गया। तो उस 17 में से 10 तो कौन लगाता, उस 17 में से 10 तो लगाता फ्रिक्शन, उस 17 में से 10 तो लगाता फ्रिक्शन। और फिर बाद में टेंशन कितनी आती, फिर बाद में टेंशन आती 7, क्योंकि आगे पीछे के फोर्स बराबर करने हैं ना। तो फ्रिक्शन उस केस में कितना लगता, वो लगता 10 न्यूटन, और टेंशन कितनी लगती बेटा, ये लगती 7 न्यूटन, ये लगती 7 न्यूटन। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई है। पहले कौन आता है, तुम्हें हमेशा याद करना है बेटा, पहले कौन आता है, पहले किसका रोल आता है, पहले रोल फ्रिक्शन का आता है, और बाद में रोल आता है टेंशन का। क्योंकि टेंशन कब आएगी, जब रस्सी खींचेगी, रस्सी कब खींचेगी, जब डब्बा चलने का प्रयास करेगा, और डब्बा जब चलने का प्रयास करेगा तो उससे पहले तो फ्रिक्शन ही रोकेगा ना उसे, अरे पहले तो फ्रिक्शन ही रोकेगा उसे। क्या तो मेरी बात समझ आई है ना बेटा। इस तरह के बाद में मैं इस तरह के जो सवाल है ना, बहुत एडवांस सवाल कर दूंगा मैं, 2-2 3-3 डब्बे जोड़ के फिर तुमको सवाल करवाऊंगा। तो ये मैंने आज तुम्हारा कंसेप्ट बना दिया, उसमें ये मैंने क्या बना दिया, तुम्हारा कंसेप्ट बना दिया कि पहले लगेगा फ्रिक्शन, बाद में रोल आएगा टेंशन का, बाद में रोल आएगा टेंशन का। तो ये नॉर्मल सी बात है, मुझे समझ आ जानी चाहिए, है ना। चलो फिर अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।